सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में वीडियो होने वाला है। बहुत सारे स्कीम्स इंक्लूड होने वाले हैं। बहुत सारे मतलब 6 टू लेके 7 स्कीम, मैक्स 7 स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उस 7 स्कीम में आपके डेट फंड्स आते हैं, उसमें आपके हाइब्रिड फंड्स आते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं, फ्लेक्सी कैप आते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी आते हैं, गोल्ड फंड भी आते हैं। तो ध्यान से देखना है। और एक काम आपको करना है कि ये वीडियो होने के बाद वीडियो को डाउनलोड करना है, सेव करना है और आपका पोर्टफोलियो कंपेयर करना है आपको कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्कीम्स है या नहीं, या फिर ये स्कीम की कैटेगरी है या नहीं, ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक, इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर अभी आपको देखना है। तो हाउ टू क्रिएट अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन डिटेल, जिसका भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है नहीं या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपका यहाँ हुआ 10-20% का चेंजेस हो सकता है, बट मोस्टली आपको ये पोर्टफोलियो होना चाहिए। और जिसके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उन्होंने 100% मैच करना है। 100% मतलब चेक करना है ये फंड्स इंक्लूडेड है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से, बहुत रिसर्च करके डिटेल में बड़े बड़े लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो देखकर आपको मैंने ये वीडियो क्रिएट किया, फिर ये आपको ये स्ट्रक्चर मेंशन किया। ठीक है, यहाँ पर हम मैं आपको जस्ट थोड़ा बता देता हूँ कि फंड्स क्या क्या टाइप के होते हैं। जिनको भी मालूम नहीं है लार्ज कैप होते हैं, और जिनको मालूम है उन्होंने भी ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं यूजफुलनेस बताने वाला हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये तो पता है, बट आपको हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, बिजनेस साइकिल फंड है, बहुत सारे फंड्स रहते हैं, वो थीमेटिक फंड से उसका बेनिफिट मैं आपको आज को बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो है लार्ज कैप। कि लार्ज कैप कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते, स्क्रीन के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान से देखना। और हाँ, शुरू करने से एक पहले एक सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को हमें 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं, उतना काउंट प्लीज कर देना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। पहले तो है लार्ज कैप का फंड। लार्ज कैप फंड मतलब इंडिया के सबसे जो लार्ज कंपनी है, टॉप 100 कंपनी, उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। मिड कैप मतलब जो लार्ज के 100 स्टॉक्स है उनके बाद आने वाले 150 जो स्टॉक्स है उनको कहते हैं हम मिड कैप। स्मॉल कैप मतलब जो मिड कैप के 150 कंपनीज है उसके बाद जो 250 कंपनीज आते हैं उसको कहते हैं हम स्मॉल कैप। पहले तो 100 कंपनी लार्ज कैप, उसके बाद जो 150 कंपनीज है, 100 के बाद 150 मिड कैप, जो 150 के बाद है उसे कहते हैं स्मॉल कैप। अब ये हाइब्रिड फंड्स में का मतलब क्या होता है मैं आपको वो नीचे बताने वाला हूँ। फ्लेक्सी कैप फंड वो भी नीचे बताता हूँ। थीमेटिक फंड्स मतलब क्या? थीमेटिक फंड का मतलब जो सेक्टर इकोनॉमी में सबसे बूमिंग है। मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, आपका ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, और आपका इनोवेशन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये जो सभी बूमिंग सेक्टर है उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं, राइट? आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, बट प्रॉपर वे में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब, और एक बात ध्यान से देखना, सुनना, कि जब आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको सबसे ज्यादा रिस्क होती है कि मार्केट में कुछ भी ब्लैक स्वेन इवेंट आता है। आज डेट है मेरे ख्याल से 5 अगस्त 2024। अभी इसराइल के आजू बाजू के जो कंट्रीज है वहां पर वॉर सिचुएशन शुरू हो गई है। इसकी वजह से मार्केट लगभग मिड कैप 3 to 4% गिरा है, आपका निफ्टी भी 3 to 4% गिरा है। बहुत जबरदस्त मार्केट क्रैश हो सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक संकट चल रहा है। अभी आज ही का ही न्यूज है, बांग्लादेश के जो पीएम है, हसीना कोई तो है, तो उनके जो पीएम है उन्होंने भी रिजाइन करके देश छोड़ दिया है। तो इकोनॉमिक जब अनस्टेबिलिटी होती है ना तो ऐसे सेक्टर सभी ज्यादा हिट होते हैं, जो टूरिज्म सेक्टर या फिर थीमेटिक सेक्टर आप उसे कह सकते हो। ठीक है, डेट फंड्स क्या होते हैं? मैंने कहा थीमेटिक फंड्स मतलब जो सबसे बूमिंग इकोनॉमी में सेक्टर है जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसे कहते हैं थीमेटिक फंड। डेट फंड मतलब क्या? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर आपको फिक्स इनकम सोर्स मिलता है। इक्विटी का क्या है? जब आप इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब मार्केट गिरेगा तो वो 30-40% तक नीचे गिर सकते हैं। बट अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टेट लोन अगर आप लेते हो या स्टेट लोन देते हो, ठीक है, लेते नहीं हो, तब आपको एक फिक्स इनकम सोर्स मिलता है। वहां पर ऐसा नहीं कि आपको आज 10% है, अगले साल 20% मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको जो 9% 8% रेट है उतना ही मिलता है आपको, मतलब जो फंड मैनेजर है उनको। उसके बाद आते हैं गोल्ड फंड। मैं आपको गोल्ड फंड के बारे में मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि गोल्ड फंड वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दे सकता है। जब भी इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टन सिचुएशन होती है, वॉर है, कुछ भी कोरोना है, कुछ भी अर्थक्वेक है बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, मान लो कोरोना था, पूरे वर्ल्ड में कोरोना था, अगर आप उस समय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। सिंपल एग्जांपल, सिंपल एक पॉइंट नोट करके रखना।
कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जब रिसेशन का फेज आता है, तब आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग इक्विटी बेचते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये निगेटिव कोरिलेशन है, ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है, ठीक है। बिजनेस साइकिल फंड मतलब क्या, कि बिजनेस साइकिल फंड की ये ऐसा है, देखो थीमेटिक फंड क्या है, आपको खुद से थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो टूरिज्म सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको खुद से वो बेचना पड़ेगा 6 महीने 1 साल बाद। बट ठीक, अब बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपके जो फंड है, मान लो अभी टूरिज्म सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो फंड मैनेजर टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करेगा, 1 साल बाद 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली टूरिज्म बेचकर हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब बूमिंग सेक्टर में आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होते जाते, आपको बेचना खरीदना नहीं पड़ता। तो आपके पोर्टफोलियो में बिजनेस साइकिल फंड 100% होना चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स है उनमें से लगभग मैं मानता हूँ 98% ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास बिजनेस साइकिल फंड है ही नहीं। आपके पास स्मॉल कैप होगा, आपके पास मिड कैप होगा, बट स्मॉल कैप मिड कैप से अच्छे रिटर्न आपको बिजनेस साइकिल फंड दे सकता है। ये ध्यान में रखना, ये नोट कर लेना, क्योंकि मेरा एक हमेशा सेंटेंस है कि स्मॉल कैप मिड कैप से रिटर्न नहीं बनते। अगर आप सेक्टर अच्छा चूज करते हो, तो एक बूमिंग सेक्टर चूज करते हो, या फिर बिजनेस साइकिल फंड अगर आप चूज करते हो, तो आपको अच्छे रिटर्न का मतलब 20% 25% के रिटर्न सीएजार आपको मिल सकता है। ये ध्यान में रखना। कंजर्वेटिव बैलेंस एडवांटेज फंड ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज एक हाइब्रिड फंड का टाइप है, जहां पर आपके इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी आपका डेट और इक्विटी, यहाँ पर डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। होता क्या है, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में 50 रुपीज अगर आपका इक्विटी है, 50 रुपीज आपका डेट है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इक्विटी की वैल्यू नीचे गिरेगी, बट डेट का जो वैल्यू है या फिर डेट के रिटर्न से वो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे। आपके 50% पोर्टफोलियो आपका सेव हो जाएगा ड्रॉडाउन से। तब आप क्या कर सकते हो, या फिर तब फंड मैनेजर क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो डेट को बेचकर फिर से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फ्लेक्सी कैप हाइब्रिड फंड्स की ये खासियत होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, यहाँ पर आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन 60-70% होता है, डेट का प्रोपोर्शन आपका 30% होता है। उसके बाद आते हैं, ये जो मैं आपको वीडियो में जो आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितने परसेंट होना चाहिए, जो 6-7 स्कीम्स है उनमें आपका कितना प्रोपोर्शन परसेंटेज होना चाहिए, ये भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट ये जो वीडियो होने वाला है या फिर ये पोर्टफोलियो होने वाला है, जिनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10,000 से लेके 2 लाख तक है, एक ऑफेंसिव मत होना कि हमारे हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 2 लाख का पोर्टफोलियो करते हो। मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख 2 लाख के पोर्टफोलियो से आपका कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड पैसे क्रिएट करने का इंस्ट्रूमेंट है नहीं, म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ ग्रो करने के इंस्ट्रूमेंट है। जो आपने कमाया हुआ पैसा है, वो जो आप सिस्टमेटिकली ग्रो करते हो ना, उसके लिए म्यूचुअल फंड बने। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखे कि चलो हमारे पास 1 लाख के लमसम अमाउंट है, डाल दो कोई भी थीमेटिक फंड में। ऐसा नहीं होता, बहुत सिस्टमेटिकली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेरा अगर आज का सिनेरियो मानते हो, तो आज क्या है, 5 अगस्त 2024 है, मार्केट मिड कैप, मान लो आपने थीमेटिक कोई फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका 4 to 5% का ड्रॉडाउन आपको आज के फंड में दिखेगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। तो कोई मार्केट गैम्बलिंग करने की जगह है नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट करके देखता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कभी भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, आप मान लो 2 साल में 3 साल में 2 लाख के आपको 3 लाख बन सकते हैं, 3 लाख 2 लाख के आपके 3.5 लाख बनेंगे। आप उसका करोगे क्या, आपका जो बड़ा कॉर्पस होगा, कंसिस्टेंटली आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, बड़ा बड़ा कॉर्पस होगा, मानता हूँ 20 लाख का, 30 लाख का, 1 ईयर का। मैं 20 लाख 30 लाख को मानता ही नहीं हूँ, जस्ट मैंने कहा आपका काउंट ये होना चाहिए, या फिर आपका एग्रेसिव ये ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो काउंट है वो लगभग 1 CR to 5 CR तक होना चाहिए। एक अगर आप मिडिल क्लास हो तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि तब आप SWP स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं, बहुत लोग ये करते हैं, सोचते हैं कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए हम 15-15 हजार की SIP करते हैं और 20 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब से रिटायर हो गए 50-60 की एज में, तब हम पैसा निकालेंगे। उसका मतलब ही कुछ होता नहीं है। मान लो आप 60 ईयर्स के हो, उस पैसे का आप क्या करोगे ना, आप कुछ जी सकते हो, आपको जब रिटायर होगे तब आपको पेंशन मिलेगी, कुछ भी कॉर्पस आपका बड़ा, उसका फायदा होता नहीं है। ये ध्यान में रखना, जितने जल्दी आपके एज के, ये फाइनेंस का बहुत बड़ा रूल है, ध्यान में रखना। लोग बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं कि 15 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करूंगा, फाइनल कॉर्पस लेके मैं बैठूंगा। क्या करोगे कॉर्पस लेके, एक ध्यान में रखना, जितना जल्दी आप बड़ा कॉर्पस बिल्ड करते हो, मान लो 10 साल में करो, 15 साल में करो। आज आपकी 15 हजार की SIP है, मान लो आपकी कैपेसिटी अगर 40-50 थाउजेंड की है, तो वो करनी चाहिए आपको। जितना बड़ा कॉर्पस जितने कम समय में करोगे, उतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
हो सकते हो, ये ध्यान में रखना। और ये म्यूचुअल फंड का एम होता है। म्यूचुअल फंड का एम ऐसा नहीं कि आपको रिटायरमेंट के प्लानिंग का, वो तो सेकंड हुआ कि हाँ रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए आपने म्यूचुअल फंड जमा कर दिया, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको जितना जल्दी आप कॉर्पस क्रिएट करते हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो होने वाला है, जिनका कैपिटल कुछ भी हो, मान लो 1 CR हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 CR हो, 10 CR हो, उतना आप कर सकते हो। कुछ इशू नहीं उसमें कितना बड़ा, क्योंकि इसमें गोल्ड फंड है, इसमें आपके बैलेंस एडवांटेज फंड है, सभी पोर्टफोलियो प्रॉपर इंक्लूड किया है। ठीक है। अभी थोड़ा मैं आपको इक्विटी जो स्कीम्स है, स्कीम्स इन पोर्टफोलियो कैसे होता है। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम, जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके पैसे दो जगह पर लगते हैं, मेजरली तीन जगह पर लगते हैं। एक तो आपका पैसा सभी इक्विटी स्टॉक्स में लगता है, इक्विटी स्टॉक मैंने यहाँ पर मेंशन किया नीचे, ठीक है। इक्विटी स्कीम्स में लगता है, जिनका रिटर्न आप 15% से लेके 18% तक पकड़ सकते हो। मैं कंजर्वेटिव माइंड से 15। आपका पैसा कहाँ पर लगेगा, जिनको मालूम है उन्होंने ध्यान में रखना है, ठीक है। टाटा टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, जो स्टॉक्स है उनमें लगेगा। रिलायंस, महिंद्रा महिंद्रा, इंडियन होटल्स, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, 100% आपका इक्विटी में लगेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा कैटेगरी, जो कि आपका डेट फंड होता है। डेट फंड मतलब क्या, कि हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिबेंचर्स मतलब क्या, ये हम लोन देते हैं, एज ए हम खुद नहीं देते। जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर अगले जो बड़े बड़े कंपनीज है, मान लो टाटा है, टीसीएस है, रिलायंस है, जो भी बड़ी कंपनीज है जिनकी क्रेडिट रेटिंग रेटिंग अच्छी है, उनके पास लोन देते हैं, उसे हम कहते हैं डिबेंचर। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट हमें फिक्स इनकम या रिटर्न देता है 7% 8%, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन में भी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, कोई भी दूसरे स्टेट से, सभी के स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है। वहां पर आपको 8 to 9% तक रिटर्न मिल सकता है, या फिर मिलते कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये भी एक लोन की तरह है, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर सामने वाले का लोन देते हो, वो आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं, ये तो होगा पहला इक्विटी का, ठीक है, इक्विटी स्कीम्स। दूसरे डेट स्कीम। अभी उसके बाद आते हैं हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स में क्या होता है, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास 50%, 100 रुपीज में, 50 रुपीज आपके इक्विटी में है, 50 रुपीज आपके डेट में है। जब मार्केट अनसर्टन सिचुएशन में नीचे गिरेगा, तो इक्विटी की वैल्यू गिरेगी, और जो 50% पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी, वो तो आपको रिटर्न देगा, नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। ठीक है। तो वैसे टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, एचडीएफसी बैंक, मारुति, रिलायंस, महिंद्रा महिंद्रा, इंडियन होटल, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, डिवेंचर में, स्टेट डेवलपमेंट लोन। हाइब्रिड मतलब दोनों, डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी में। ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं, आपके लिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन आपका 3 साल होना चाहिए, उससे कम एक महीना एक दिन भी नहीं चलेगा। ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोमोट नहीं करता शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड चाहिए आपको, या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आप बैलेंस एडवांटेज फंड कर सकते हो, आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल पूरा पैसा, आपको कोई स्टंटबाजी नहीं करना कि मैं मिड कैप में डाल के देखता हूँ, स्मॉल कैप में डाल के देखता हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास छोटा कॉर्पस है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, तो आपके आपके लिए कुछ भी स्टंटबाजी आप कर सकते हो, कुछ है नहीं उसमें, बहुत फाइनेंशियली आपको लॉस होगा नहीं। बट अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, मान लो 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 1 CR का है, तो आप कुछ भी स्टंटबाजी उसमें नहीं कर सकते। आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेके चलना चाहिए कि ये पैसा है तो ये क्यों है, और कब तक होना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से, डेट फंड से, बैलेंस एडवांटेज फंड है। अगर आप लंबे होराइजन, ये पोर्टफोलियो 3 इयर्स प्लस होने वाला है, उससे पहले रिडम्पशन होना नहीं चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अभी पहला पॉइंट आता है, बिजनेस साइकिल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 98% लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास बिजनेस साइकिल फंड है ही नहीं। बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है, अभी मान लो सबसे बूमिंग सेक्टर है ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड सेक्टर है, उनमें आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कब करूं, और उससे बाहर कब निकालूं, दूसरे सेक्टर में कब डालूं। बट इसका ही सोल्यूशन बिजनेस साइकिल फंड आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली बिजनेस वो खुद एक बूमिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे पहले ऑटोमोबाइल में करेंगे, उसके बाद कैपिटल गुड में करेंगे, उसके बाद टेलीकॉम में कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेक्टर चेंज करते रहते, तो आपको ट्रैक करने की जरूरत है नहीं। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए। अभी जब आप बिजनेस साइकिल, मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निफ्टी के ईवी में करना चाहिए, या फिर निफ्टी का ईवी नहीं, ईवी सेक्टर में। तो जब अगर आपके पास बिजनेस साइकिल फंड है, तो आपको कोई भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना।
बिजनेस साइकिल फंड ही थीमेटिक फंड होता है। ये ध्यान में रखना, बारीकी से स्टोर कर लेना। ये गलती होनी नहीं चाहिए कि बिजनेस साइकिल फंड के साथ आपका थीमेटिक फंड और होना चाहिए पोर्टफोलियो। बिल्कुल नहीं, आपका बिजनेस साइकिल फंड ही थीमेटिक फंड है। उसके बाद आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। अभी यहाँ पर मैंने फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर लिया है तीन। ये हम पहले तो लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप। मैंने लार्ज कैप को अवॉइड कर दिया क्योंकि फ्लेक्सी कैप में एक थोड़ा कंजर्वेटिव, अगर आप पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप लेते हो तो उसमें लगभग 60-70-80% तक आपके लार्ज कैप ही होते हैं। 70% मान लो तो लार्ज कैप के 100% लार्ज कैप के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा, या फिर निफ्टी 50 से इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप का एडवांटेज ये रहता है आपका कि अनसर्टन सिचुएशंस में फंड मैनेजर, देखो यहाँ पर इक्विटी है, यहाँ पर डेट है, वो फंड मैनेजर क्या कर सकते हैं, जब मार्केट एक अनसर्टन या फिर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो इक्विटी बेचकर डेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो डेट का इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपका एक ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न ज्यादा बनते हैं, आप एक अच्छे अपॉर्चुनिस्टिक वे से इन्वेस्टमेंट कर पाते हो फ्लेक्सी कैप में। यहाँ पर मोटो बिल्कुल लार्ज कैप को अवॉइड करना नहीं है, लार्ज कैप अवॉइड होता ही नहीं है। आपके मिड कैप में लार्ज कैप ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, 5 टू लेके 10% तक। आपके फ्लेक्सी कैप में 60-70-80% तक आपका लार्ज कैप होता है, तो लार्ज कैप आपको इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। बट सिर्फ पूरे लार्ज कैप के अलावा मैंने लिया है, उसके बदले में फ्लेक्सी कैप को ले, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसमें आपका फ्लेक्सी कैप में 40% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिड कैप का आपका इन्वेस्टमेंट 10% होना चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा नाराज हो जाओगे कि भाई कि मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट 10% है, स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% है। ऐसा नहीं है, जब आपका फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप में मिड कैप भी आता है, स्मॉल कैप भी स्मॉल प्रोपोर्शन में आता है। आपके बिजनेस साइकिल फंड में भी स्मॉल कैप आएगा, आपके उसमें भी मिड कैप आएगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। तो ऑटोमेटिकली ये 15, मेरे ख्याल से 15% तक ये दोनों जाते हैं। उसके बाद डेट फंड आपके पास 5% का होना चाहिए। स्मॉल कैप, आप स्मॉल कैप के एक या दो स्कीम ले सकते हो ज्यादा, और सभी के बिजनेस साइकिल फंड के कितने स्कीम होने चाहिए, मैक्स एक ही स्कीम होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप का एक ही होना चाहिए, सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप। आप परक परिका ले सकते हो, क्वाड का फ्लेक्सी कैप अच्छा है, जेएम फाइनेंस का फ्लेक्सी कैप अच्छा है। मिड कैप में आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, कोटक का इमर्जिंग है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, क्वाड का मिड कैप है। ये चार तो बता दिया, कोई भी ले सकते हो। स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, मेरे ख्याल से एचडीएफसी का भी स्मॉल कैप है, आपका क्वांट का भी स्मॉल कैप है। और एक बहुत ही एक चीज कहता हूं मैं कि कभी भी आपके जो स्कीम्स है कि सबके आप कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम या ट्रैकर में जाओगे तो आपको क्वांट के जो स्कीम है सबसे टॉपर दिखते हैं कि 5 साल का सीएजीआर सबसे टॉपर है सीएजीआर से। और जो आपका ट्रेलिंग सीएजीआर है उससे कंपेयर उससे कंफ्यूज होना मत, क्योंकि अगर एक साल में 100% रिटर्न दिया ना कोई भी स्कीम ने, तो ऑब्वियस वो 5 साल का सीएजीआर ज्यादा ही दिखेगा या सबसे टॉप पे दिखाएगा। ऐसा नहीं कि 5 सालों में सबसे टॉप पर ये स्कीम रही है, नहीं, एक साल में ही ज्यादा रिटर्न दिया, तो कंफ्यूज होना नहीं है। या फिर सभी सभी पोर्टफोलियो में क्वांट के स्कीम होने नहीं चाहिए, दूसरे स्कीम्स भी आप ले सकते हो, ये कॉमन कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको स्मॉल कैप का बता दिया, डेट फंड में आप ले सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मल्टी एसेट फंड में अभी यहाँ पर मैंने गोल्ड नहीं लिया, बट मल्टी एसेट में क्या होता है, मल्टी एसेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, आपका डेट का इन्वेस्टमेंट होता है, आपका गोल्ड का ऑटोमेटिकली 5 से लेके 7% तक पूरे पोर्टफोलियो में आपका गोल्ड ऑटोमेटिकली आएगा। अभी गोल्ड का मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा, जब इकोनॉमी कोई भी रिसेशन का फेज में आती है या फिर अनसर्टन सिचुएशन होती है, इक्विटी नीचे गिरेगा, आपका गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर आप कोरोना के 2020 के मार्च अप्रैल में देखोगे तो 3 महीने में गोल्ड ने आपके पैसे डबल कर दिए, 30-40 थाउजेंड तक, 40,000 से लगभग आपको 60-70% के रिटर्न मिले हैं। तो गोल्ड फंड आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तब आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड और इक्विटी का निगेटिव कोरिलेशन होता है, जब इक्विटी नीचे गिरती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, जब इक्विटी ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे गिरता है, ये ध्यान में रखना। अभी उसके बाद आते हैं मल्टी एसेट में 10% की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बैलेंस एडवांटेज फंड में, फिर से बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका डेट आता है, आपका इक्विटी आता है। तो यहाँ पर अभी ये मैंने डेट 5% क्यों लिया, यहाँ पर आप लिक्विडिटी भी मान सकते हो कि लिक्विड फंड्स, मान लो आपको कुछ भी इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, मल्टी एसेट फंड से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, डेट फंड से भी विड्रॉ कर सकते हो और बैलेंस एडवांटेज फंड से भी विड्रॉ कर सकते हो। ये आप पकड़ के चलो कि एक आपको 12-13% की रिटर्न देंगे, कम रिटर्न देंगे, बट कंसिस्टेंट आपके पोर्टफोलियो में, पूरे पोर्टफोलियो में डेट का प्रोपोर्शन मान लो 10 से लेके 15% तक हो सकता है और होना चाहिए। इसका और एक फायदा है,
मान लो आपके पास डेट फंड है बट आपने वो यूटिलाइज नहीं किया, जब मार्केट में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आएगी, जब मार्केट नीचे गिरेगा, डेट बेच के आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ध्यान में रखना। जब तब होगा क्या, तब आपका इक्विटी भी नीचे गिरेगा, तो इक्विटी तो बेच नहीं सकते, बट जो डेट है या डेट आपका डेट है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसने तो आपको ज्यादा निगेटिव रिटर्न नहीं दिए, वो बेच के आप स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में या फिर थीमेटिक फंड में डाल सकते हो। ये प्रॉपर आपका बैलेंस पोर्टफोलियो हुआ। ठीक है, यहाँ ये स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो सेव करना। ये कितना परसेंट होना चाहिए, कुछ भी स्टंट होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल फंड है या फिर स्मॉल कैप मिड कैप है, वो आपको सबसे बड़े हिट दे सकते हैं। हिट दे सकते हैं नहीं, हिट देते हैं, तो इसलिए एकदम जो परसेंटेज का है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत एग्रेसिव जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो पहले से ही बहुत एग्रेसिव है। ये पोर्टफोलियो से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कंसिस्टेंटली आपको 20-22% का सीएजीआर मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप, मैं मानता हूँ, अगर आप 22% का सीएजीआर पिछले 10 साल या 15 साल से अगर आपको किसी को मिल रहा है, तो आप गॉड हो, गॉड फादर हो। ये ध्यान में रखना, इतने रिटर्न्स कंसिस्टेंटली किसी को भी नहीं मिलते 20 सालों में, 15 सालों में। 5 सालों में तो आपको 30-40% का सीएजीआर दिखेगा, बट 20 सालों में 15 साल का अगर आप डाटा देखोगे, तो इतने रिटर्न्स नहीं बनते आपके। अगर आपको उतने मिलते हैं, तो आप मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर हो, ये ध्यान में रखना। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, तो एक फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हाँ, और उसी के साथ जो बाकी फंड्स है, निफ्टी का ईवी फंड है, मेरे ख्याल से ईटीएफ है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग से इन्वेस्टमेंट थोड़ी होनी चाहिए, वो वीडियो प्रेजेंट किया है मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में। और हाँ, स्टार्टिंग फिर से बता देता हूँ कि बिजनेस साइकिल फंड में आपके मैन्युफैक्चरिंग फंड आते हैं, आपके ऑटोमोबाइल के अच्छे फंड्स भी आते हैं, तो अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं, वो सेक्टर के वीडियो आप देख लेना। और यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली, जब मैं कहता हूँ कि 12% 13% या फिर 8-9% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो पूरे पोर्टफोलियो मिलाकर आपके बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, तो विदाउट सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इतनी प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है। कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, मैं मेरा कमेंट सेक्शन में नंबर देता हूँ, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और बिना लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।